Welcome back, young minds. So, we are now starting with fire insurance. पहले पार्ट में हम लाइफ इंश्योरेंस को पूरा कवर कर चुके थे, जिसमें हमने लाइफ इंश्योरेंस का मीनिंग देखा था। मीनिंग के बाद उसके मेन एलिमेंट्स देखे थे एंड उसके बाद हमने देखा था लाइफ इंश्योरेंस के टाइप्स। जिसने रिवाइज किया है बहुत अच्छी बात है, जिसने रिवाइज नहीं किया प्लीज़ जाके कर लेना। So now we are starting with fire insurance, right? अब फायर इंश्योरेंस में क्या था? अब नाम से ही पता चल रहा है कि फायर इंश्योरेंस मीन्स ऐसा इंश्योरेंस जिसमें कि आपकी जो अनसर्टेन इवेंट है, यानी कौन सी फायर वाली, आपको नहीं पता क्या कब हो जाए, कब आपके बिजनेस में आग लग जाए और सब जल के स्वाहा हो जाए। ठीक है। तो अब वैसे अगर तुम्हें याद हो पिछले कुछ प्रीवियस सेशंस में जो मैंने इंश्योरेंस समझाया था उसके बहुत सारे एग्जांपल्स दिए थे, प्रिंसिपल्स बताए थे इंडैम्निटी वगैरह के। तो वहाँ पे एक क्रैकर शॉप का एग्जांपल लिया था। तो उस क्रैकर शॉप के एग्जांपल को लेते हुए, बेस लेते हुए हम फायर इंश्योरेंस को पढ़ेंगे। तो उसमें क्या था, दिवाली का टाइम चल रहा था, अगर किसी को याद है तो बहुत अच्छे से किया था। तो दिवाली का टाइम चल रहा था, क्रैकर शॉप थी, उसमें किसी बच्चे ने रॉकेट छोड़ दिया, वो जल गई पूरी दुकान। तो क्या हुआ, उससे जो शॉप ओनर था उसने क्लेम मांगा इंश्योरेंस कंपनी से। अब क्या हुआ था कि कुछ बॉम्ब वहां पे रह गए थे जिसको बेच के पैसे कमाए जा सकते थे। तो वहाँ पे हम ये कह रहे थे कि सिर्फ और सिर्फ जो फायर इंश्योरेंस में क्या होगा, जितना आपको एक्चुअल लॉस हुआ है, एक्चुअल डैमेज हुआ है, उतना ही पैसा आपको मिलेगा, उससे ज़्यादा पैसा हम आपको कमाने नहीं देंगे। तो ये मैंने तुम्हें बहुत पहले भी समझाया था। अब इंश्योरेंस पढ़ते पढ़ते हमें काफ़ी टाइम हो गया है, हमारे डीएनए में इंश्योरेंस की टर्मिनोलॉजी जा चुकी है। तो अब इतना तो मैं तुमसे एक्सपेक्ट कर सकती हूँ कि फायर इंश्योरेंस समझाते हुए मुझे पीपीटी या फिर हैंड रिटन नोट्स की ज़रूरत ना पड़े, क्योंकि यहाँ पे लैंग्वेज इस तरीके से लिखी है कि तुम बोलोगे कि मैम आपने सारे ही वर्ड्स जो है पहले ही समझाए हुए हैं, हम खुद भी पढ़ते तो पढ़ सकते थे, बट मैं क्यों पढ़ा रही हूँ? ताकि मैं ही छोड़ दूंगी तो फिर तो तुम पढ़ोगे ही नहीं। इसीलिए आई एम कवरिंग दिस टॉपिक। तो फायर इंश्योरेंस इज अ कॉन्ट्रैक्ट वेयर बाय द इंश्योरर कौन? The insurance company, in consideration of the premium paid, undertakes to make good any loss or damage caused by the fire during a specified period. इसमें क्या बोला है? जो फायर इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट है, जिसमें कि हम इंश्योरेंस कंपनी को प्रीमियम पे करते हैं, किस लिए? अगर हमें इन केस फ्यूचर में डैमेज हो जाता है फायर की वजह से, तो हमें उसका कंपनसेशन मिल जाएगा अप टू द अमाउंट स्पेसिफाइड इन द पॉलिसी। जब आपने पॉलिसी में एंटर किया होगा उस टाइम पे, 1 मिनट, आई हैव टू ड्रिंक वाटर फर्स्ट। तो इसमें क्या बोला है कि जो जिस टाइम आपने पॉलिसी में एंटर किया होगा और जो आपका अमाउंट फिक्स हुआ होगा इन द केस ऑफ फायर इंश्योरेंस डैमेज, तो उतना अमाउंट आपको मिल जाएगा। नॉर्मली द फायर इंश्योरेंस पॉलिसी इज फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर। नॉर्मली क्या होता है कि जो फायर इंश्योरेंस का पीरियड है वो 1 ईयर हम लेते हैं एंड उसको बैक टू बैक सब्सिक्वेंट ईयर्स में रिन्यू करवा सकते हैं। द प्रीमियम में बी पेड ईदर इन लमसम और इंस्टॉलमेंट। प्रीमियम को हम लमसम में भी दे सकते हैं और इंस्टॉलमेंट में भी दे सकते हैं। A claim for loss by fire must satisfy two following condition। अगर किसी को क्लेम चाहिए फायर इंश्योरेंस से, फायर इंश्योरेंस पॉलिसी से, तो उसमें दो एलिमेंट जरूर प्रेजेंट होने चाहिए। सो अपने पास फायर इंश्योरेंस क्लेम लेने के लिए दो एलिमेंट ज़रूर से प्रेजेंट होने चाहिए, जिसकी वजह से मैं क्लेम कर पाऊंगी। तो पहला एलिमेंट है, देयर मस्ट बी एक्चुअल लॉस। लॉस जो है आपका फिक्टिशियस नहीं होना चाहिए, जितना लॉस आपको होगा उसी का ही पैसा आपको दिया जाएगा। एंड
फायर मस्ट बी एक्सीडेंटल एंड नॉट इंटेंशनल। इसका एग्जांपल दूं, इसमें क्या होगा, फायर जो है ना आपकी एक्सीडेंटल होनी चाहिए, इंटेंशनल नहीं। इंटेंशनल मतलब जानबूझकर नहीं लगाई होनी चाहिए आग। कभी कभी क्या होता है, जो बिजनेसमैन होते हैं ना, वो क्या करते हैं कि अपना माल तो बिक नहीं रहा है, कस्टमर आ ही नहीं रहा है, ट्रेंड चला गया है माल का, और ऊपर से उन्होंने माल का क्या करा रखा होता है, इंश्योरेंस करा रखा होता है, तो वो क्या करते हैं, जानबूझ के ही अपने इन्वेंट्री को जला देते हैं, ये सोच के कि देखो कस्टमर से तो कुछ मिलना नहीं, वो आ ही नहीं रहा खरीदने के लिए, तो हम क्या करते हैं, आग लगा देते हैं, इंश्योरेंस कंपनी से मिल जाएगा पैसा। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आग जो है अपनी इन्वेंट्री में, अपने गोडाउन में आपने खुद नहीं लगानी होनी चाहिए। तो इसका मतलब ये है। तो मेन आपको क्या याद रखना है, एक तो फायर इंश्योरेंस का मीनिंग, इंश्योरेंस का कुछ नहीं है, बस दो पार्टी है, दो पार्टी ने अग्रीमेंट किया, अग्रीमेंट में एक प्रीमियम दे रहा है, दूसरा अनसर्टेन इवेंट में क्या करेगा, क्लेम दे देगा। और जो अनसर्टेन इवेंट है लाइफ के हिसाब से वो डेथ हो जाएगी, फायर इंश्योरेंस के हिसाब से आग हो जाएगी, मरीन इंश्योरेंस के हिसाब से वो वाटर हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से डेफिनेशन सबकी सेम रहेगी, बस वो लास्ट वाला एक रीजन जो होता है ना अनसर्टेन इवेंट, वो चेंज हो जाएगी। ठीक है, टिप ऑफ द डे। एंड देन यहाँ पे क्या होना चाहिए, दो एलिमेंट होने चाहिए, ये याद रखने हैं कि लॉस एक्चुअल होना चाहिए, एंड जो फायर है वो एक्सीडेंटल होनी चाहिए, यानी एक्ट ऑफ गॉड होना चाहिए, नॉट दी इंटेंशनल, यानी कि नॉन इंटेंशनल होनी चाहिए। ठीक है, द रिस्क कवर्ड बाय अ फायर इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट इज द लॉस रिजल्टिंग फ्रॉम फायर। अब रिस्क कवर्ड बाय फायर इंश्योरेंस, फायर इंश्योरेंस में क्या होता है, किस चीज का रिस्क है, आग लगने का रिस्क, तो आग को यहाँ पे कवर किया गया है, और सम अदर कॉजेज एंड विच इज प्रोक्सीमेट कॉज ऑफ द लॉस। अदर कॉजेज में क्या हो सकता है, इसका एग्जांपल लिख सकते हो तुम, इलेक्ट्रिसिटी शॉर्ट सर्किट, उससे भी आग लग जाती है। ठीक है, बट इफ ओवरहीटिंग विदाउट इग्निशन कॉज डैमेज, बिना आग लगे ओवरहीटिंग हुई है और उससे कोई माल जला है, तो वहां पे आपको क्लेम नहीं मिलेगा। यहाँ पे मैं एग्जांपल दे सकती हूँ कि जो अपने कोल्ड स्टोरेज होते हैं वो हर जगह से बंद होते हैं, एक बार क्या हुआ, स्टाफ जो है भूल गया कोल्ड स्टोरेज को ऑन करना, तो वहां पे जितना भी अपने फल फ्रूट्स थे ना सारे सड़ गल गए ओवर हीटिंग की वजह से। आग वहां पे नहीं लगी, बट ओवर हीटिंग हो गई कोल्ड स्टोरेज में, क्योंकि वहां पे उन्होंने सिस्टम को, कोल्ड स्टोरेज सिस्टम को ऑन नहीं किया था। तो यहाँ पे उनको वो क्लेम नहीं मिलने वाला, बिकॉज वो स्टाफ की नेग्लिजेंस थी। ठीक है, it will not be regarded as a fire loss within the meaning of fire insurance, and the loss will not be recoverable from the insurer। और इस केस में लॉस इंश्योरेंस कंपनी से रिकवर आप नहीं कर सकते। ठीक है, यहाँ तक आ गया समझ, इन तीन लाइनों का मतलब आई थिंक अब आपको समझ आ गया होगा। फर्स्ट केस में मैंने बताया कि आग ही लगनी चाहिए, वो नॉन इंटेंशनल होनी चाहिए, एक्सीडेंटल होनी चाहिए, बट विदाउट इग्निशन कोई डैमेज हुआ है तो वहां पे आपको कोई क्लेम नहीं मिलेगा। यहाँ पे मैंने कोल्ड स्टोरेज स्टाफ नेग्लिजेंस का एग्जांपल दिया। A fire insurance contract is based on certain fundamental principles। अब ये तो हमें पता ही है कि इंश्योरेंस में भी हमने पहले जनरल प्रिंसिपल्स पढ़े थे, अब इसी तरीके से फायर इंश्योरेंस में भी, अब फायर इंश्योरेंस में भी सेम प्रिंसिपल्स पढ़ने वाले हैं, कुछ अलग नहीं है। तो द मेन एलिमेंट ऑफ फायर इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट आर, पहला क्या है कि इंश्योरेबल इंटरेस्ट होना चाहिए। अब इंश्योरेबल इंटरेस्ट मैंने तुम्हें प्रॉपर्टी का एग्जांपल दिया था, साइड वाली दुकान, मतलब दो दुकानें, एक मेरी है एक किसी और की है, दूसरी वाली में आग लगी है, मुझे क्या करना है, वो वाले एग्जांपल दिए थे, अगर तुम्हें याद हो तो। इंश्योरेंस, इंश्योरेबल इंटरेस्ट समझाने में मैं तुम्हें लेके चलती हूँ, ग्रीन बॉक्स था वो जो मैंने समझाया था, वहाँ एग्जाम्पल भी लिखवाए थे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। हाँ देखो, इंश्योरेबल इंटरेस्ट समझाया था ना मैंने, यहाँ पे देखो, ये पहले ही समझा रखा है। कहने का मतलब ये है कि अगर आपने मेरे प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस बहुत अच्छे से देख रखे है ना, तो आगे का कंटेंट आपको पहले ही समझ आ जाने वाला है, बस आपको फॉर द सेक ऑफ राइटिंग इनटू एग्जाम लैंग्वेज पढ़नी है। ठीक है, शायद टेक्निकल ग्लिच थी, आवाज ब्रेक हो गई, पता नहीं क्या हुआ था। तो टाइप्स ऑफ, मैं ये कह रही थी कि अगर किसी ने इंश्योरेंस के प्रिंसिपल अच्छे से पढ़ रखे हैं तो वहां पे उसको आगे दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो वही वही लैंग्वेज आपकी आ रही है यहाँ पे, इंश्योरेबल इंटरेस्ट यानी कि
जब आप इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर रहे हो उस टाइम भी आपका इंश्योरेबल इंटरेस्ट होना चाहिए या नहीं? अगर कुछ नुकसान होता है ना, तो आपके दिल में दर्द होना चाहिए, ठीक है? दूसरे को नुकसान होगा तो कौन-सा दर्द होने वाला है आपके दिल को? आपकी चीज़ में नुकसान होगा, आपकी चीज़ खोएगी, आपकी चीज़ को इंजरी पहुँचेगी, तो आपको दर्द होएगा ना। तो लेमन लैंग्वेज में बोलूँ तो इंश्योरेबल इंटरेस्ट का मतलब होता है आपके दिल को दर्द होना चाहिए अगर कोई लॉस होता है तो, ठीक है? इन फायर इंश्योरेंस, द इंश्योर्ड मस्ट हैव इंश्योरेबल इंटरेस्ट इन द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द इंश्योरेंस। इंश्योरेंस के सब्जेक्ट मैटर में इंश्योरेबल इंटरेस्ट होना चाहिए, ठीक है? विदाउट इंश्योरेबल इंटरेस्ट द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस इज void। अगर आपका इंश्योरेबल इंटरेस्ट है ही नहीं तो वहां पे इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट void हो जाएगा, यानी कि उसको मैं बोलूंगी इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट कभी हुआ ही नहीं था। जो मैं तुम्हें लैंग्वेज अभी बोल रही हूँ ना, वो सब मैं प्रीवियस सेशन में तुम्हें बहुत अच्छे से समझा चुकी हूँ। अब जिस जो कॉन्टिन्यूसली देखते आ रहा है ना मेरे सेशंस को, तो उसको ये चीजें समझ आ रही होगी, वो लिंक बिठा पा रहा होगा, ठीक है? In case of fire insurance, unlike life insurance, insurable interest must be present both at the time of insurance, इंश्योरेंस करते हुए भी जब आप एग्रीमेंट पे साइन कर रहे हो तब, एंड एट द टाइम ऑफ लॉस, लॉस के टाइम पे भी होना चाहिए। मान लो आपने प्रॉपर्टी, ये एग्जांपल मैंने तुम्हें पहले दिया था कि मान लो आपने प्रॉपर्टी का इंश्योरेंस कराया था, वो या कार का इंश्योरेंस कराया था, अब कार आपने कार या फिर प्रॉपर्टी किसी और को सेल आउट कर दी, तो अब वहाँ पे आपका इंश्योरेंस इंश्योरेबल इंटरेस्ट बचा ही नहीं है, तो वो चीज़, ठीक है? और मैंने तुम्हें इसके एक कॉन्ट्रेरी एग्जांपल भी दिया था कि लीज आउट कर दिया आपने, किराए पे दे दी अपनी कार, तो कार तो अभी भी आपकी है, सामने वाला ठोकेगा, दिल तो आपका ही दुखेगा ना। तो वो चीज़ें मैंने पहले तुम्हें समझाई हुई है, लीज का एग्जांपल लिया था, कार का लिया था, प्रॉपर्टी का लिया था, ठीक है? हम इसको सिर्फ फॉर सेक ऑफ कंप्लीशन कंप्लीट कर रहे हैं कि ठीक है, हम इसको पढ़ लेते हैं, नहीं तो मैंने तुम्हें ये चीज़ें पढ़ाई हुई है। For example, a person has insurable interest in the property he owns। जैसे मैं हूँ, मेरा घर है, मेरे नाम पे है, ठीक है? तो मैंने प्रॉपर्टी इंश्योरेंस लिया है। अब जैसे प्रॉपर्टी को भूकंप की वजह से या कुछ भी ऐसा एक्स वाई जेड रीजन है, उसकी वजह से लॉस होता है, तो मुझे क्या मिलेगा? कंपनसेशन मिलेगा। अ बिजनेसमैन हैज इंश्योरेबल इंटरेस्ट इन हिज स्टॉक। बिजनेसमैन का इंश्योरेबल इंटरेस्ट किस में होगा? वो अपना बिजनेस किस वजह से चला पा रहा है? माल की वजह से, मशीन की वजह से, प्लांट की वजह से, बिल्डिंग की वजह से। उनको नुकसान पहुंचेगा तो उसका दिल दुखने वाला है। तो businessman has insurable interest in his stock, plant, machinery, building. An agent has insurable interest in the property of his principal। अब प्रिंसिपल की प्रॉपर्टी में एजेंट को है इंटरेस्ट, कैसे? प्रिंसिपल ने एजेंट को बोला कि चल ये सामान तू ले ले, तेरे को बेचना है। अब जब तक एजेंट बेचेगा नहीं तब तक उसका दिल धक धक करेगा कि कहीं इस माल को कुछ हो ना जाए, नहीं तो मुझे पैसे देने पड़ जाएंगे आगे वाले को। तो वहाँ पे एजेंट उस गुड्स का इंश्योरेंस करवा लेता है। अ पार्टनर हैज इंश्योरेबल इंटरेस्ट इन प्रॉपर्टी ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म। अब पार्टनरशिप फर्म में क्या होता है, उसमें भी बहुत सारे एसेट्स, लायबिलिटी, प्रॉपर्टी, बिल्डिंग, प्लांट होते ही है। ऐसा जरूरी थोड़ी है कि आपकी सर्विस ओरिएंटेड पार्टनरशिप हो, मैन्युफैक्चरिंग की पार्टनरशिप भी हो सकती है, वहाँ पे सब कुछ ही होगा आपके पास, तो वहाँ पे एक पार्टनर पूरे उसके लिए भी करा सकता है इंश्योरेंस। And the mortgagee has insurable interest in the property which is mortgage। mortgagee के पास insurable interest है उस प्रॉपर्टी में जो कि उसके पास गिरवी रखवाई गई है। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे एग्जाम्पल मैं बहुत थोड़ा सा स्लोली दूंगी। क्या हुआ, मुझे बैंक लोन की ज़रूरत थी अपना बिजनेस आगे बढ़ाने के लिए, कोई मुझे ऐसे लोन नहीं दे रहा था। मैं बैंक के पास गई, बैंक ने मुझे बोला हाँ जी आपको लोन चाहिए, ठीक है हम आपको प्रोवाइड कर देंगे, बट बदले में आपको कुछ ना कुछ सिक्योरिटी हमारे पास रखनी पड़ेगी। अब सिक्योरिटी के तौर पे मैंने क्या रख दिया, अपने लैंड के पेपर रख दिया, अपने घर के पेपर उनको दे दिए। तो क्योंकि मैंने अपने घर के पेपर दिए हैं, क्योंकि मुझे लोन की रिक्वायरमेंट थी, किसको दिए? बैंक को दिए। बैंक ने ले ली वो प्रॉपर्टी। अब बैंक का उस प्रॉपर्टी पे आ गया इंश्योरेबल इंटरेस्ट की आगे वाले ने, अगर मैंने लोन का पैसा नहीं भरा है, डिफॉल्ट कर दिया पेमेंट्स में, और मैं डिफॉल्टर ही हूँ, मैं भाग चुकी हूँ, तो वहाँ पे बैंक जो है मेरी प्रॉपर्टी लेगी। उस प्रॉपर्टी को कुछ हुआ तो बैंक बोलेगी भाई मैंने उसको पैसे दे रखे थे, रिकवर तो इसी प्रॉपर्टी से करना था, इस प्रॉपर्टी को कुछ नहीं होना चाहिए, ठीक है?
इसको तुम बोल सकते हो कि अपने जेवर, जमीन, जायदाद, इन सबको क्या कर दिया, गिरवी रख दिया। ठीक है। तो यहाँ पे बैंक को मेरी प्रॉपर्टी में अब इंटरेस्ट है, क्योंकि कल को अगर मैंने उसको लोन अदा नहीं किया, वापस से दिया नहीं लोन का सारा पैसा, तो वो मेरी प्रॉपर्टी बेच सकती है। प्रॉपर्टी को कुछ हो गया तो प्रॉपर्टी वो कैसे बेचेगी? अब आया समझ? तो इंश्योरेबल इंटरेस्ट में इन्होंने 4-5 एग्जाम्पल दिए है तुम्हें समझाने के लिए। मैंने भी तुम्हें सेशंस में एग्जाम्पल दिए थे, यहाँ पे बहुत अच्छे से दिए। पहला एग्जाम्पल पर्सन का है जिसके पास प्रॉपर्टी है, घर है। दूसरा एग्जाम्पल बिजनेसमैन का है। तीसरा एग्जाम्पल प्रिंसिपल एंड एजेंट का है। चौथा एग्जाम्पल पार्टनरशिप फर्म का है। और पांचवा एग्जाम्पल बैंक एंड पर्सन टेकिंग लोन का एग्जाम्पल है। ठीक है, इसको तुम बुलेट फॉर्म में भी लिख सकते हो। देन उसके बाद है similar to the life insurance contract, the contract of fire insurance is a contract of utmost good faith. उब्रमे विदे, ये भी मैं तुम्हें पहले समझा चुकी हूँ कि फायर इंश्योरेंस लेते हुए आप ड्यूटी बाउंड है। आपको सारे के सारे रीजंस बताने हैं इंश्योरेंस कंपनी को, जिसकी वजह से उसका जो मन है वो बदल सकता है आपको इंश्योरेंस ना देने का। ठीक है। द इंश्योर्ड शुड बी ट्रूथफुल, यानी इंश्योर्ड कौन, मैं जो इंश्योरेंस ले रही है, वो ट्रूथफुल होना चाहिए एंड ऑनेस्ट इन गिविंग इंफॉर्मेशन टू द इंश्योरेंस कंपनी रिगार्डिंग सब्जेक्ट मैटर ऑफ द इंश्योरेंस। अब इसका एग्जांपल लेते हैं। मान लो मेरी फैक्ट्री है और मेरे साइड में एक और फैक्ट्री है। मेरी फैक्ट्री तो कपड़ों की फैक्ट्री है, मैं कपड़े मैन्युफैक्चर करती हूँ। और जो साइड वाली फैक्ट्री है ना, वो बारूद की फैक्ट्री है। वहां पे बम बनाने के लिए जो बारूद नहीं होता उसमें डालते हैं, वो बनता है। अब इंश्योरेंस कंपनी हिचकिचाएगी मुझे इंश्योरेंस देने में कि चल ठीक है, इसकी इंश्योरेंस, इसकी फैक्ट्री में आग नहीं लग सकती, बट सामने वाले की फैक्ट्री में आग की वजह से इसकी इंडस्ट्री भी क्या हो सकती है, इसकी बिल्डिंग भी आग की चपेट में आ सकती है। तो वहां पे इंश्योरेंस कंपनी कतराएगी मुझे इंश्योरेंस देने में कि आपकी यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, बट आपकी जो साइड वाली फैक्ट्री है ना, उसमें तो बारूद बनता है, हम आपको कैसे दे दें? हमें पता है कि आपके साथ कल को हादसा हो सकता है और हमें पैसे देने पड़ सकते हैं। तो ये चीज बहुत मैटर करती है। He is duty bound to disclose accurately all facts regarding the nature of property and the risk attached to it. The insurance company should also disclose the fact of policy to the prosper. और इंश्योरेंस कंपनी को भी पॉलिसी होल्डर को बताना पड़ता है सारे केसेस। ठीक है। तो यहाँ पे मैंने तुम्हें समझा दिया एटमोस्ट गुड फेथ का मतलब। उसके बाद है द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ फायर इंश्योरेंस इज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ स्ट्रिक्ट इंडेमनिटी, यानी कि आपको सिर्फ और सिर्फ एक्चुअल लॉस का पैसा मिलने वाला है, उससे ज्यादा आप नहीं कमा सकते। दिस द इंश्योर्ड कैन इन इवेंट ऑफ लॉस रिकवर द एक्चुअल अमाउंट ऑफ द लॉस फ्रॉम द इंश्योरर। वो सिर्फ और सिर्फ एक्चुअल अमाउंट कमा सकता है। दिस इज सब्जेक्ट टू मैक्सिमम अमाउंट फॉर विच सब्जेक्ट मैटर इज इंश्योर्ड। ये जो है उसको कितना ही लॉस हुआ हो, लेकिन अगर पॉलिसी में लिखा है कि 20 लाख मिलने थे तो 20 ही मिलेगी। मान लो तुम्हारा लॉस जो है 30 लाख का हो गया, बट आपको मैक्सिमम कितना मिलने वाला है, 20 लाख ही मिलेगा। प्लस यहाँ पे तुम एक और चीज नोट डाउन कर सकते हो कि ओनली द एक्चुअल लॉस कैन बी क्लेम फॉर इंश्योरेंस कंपनी, नॉट इन एक्सेस ऑफ दैट कैन बी क्लेम। ठीक है। The insurer is liable to compensate only when fire is the proximate cause of the damage। यहाँ पे वही दो एलिमेंट पढ़े थे ना हमने, दो कंडीशन पढ़ी थी कि इंश्योरर को, इंश्योरर जो इंश्योरर है वो क्या करेगा, आपको तभी कंपनसेट करेगा, तभी पैसे देगा जब आपका जो डैमेज है वो फायर की वजह से हुआ। तो यही लिखा है इसमें। तो यहाँ पे इसी के साथ अपना इंश्योरेंस का पार्ट हो जाता है खत्म। कौन सा? फायर इंश्योरेंस का। अब मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, एक छोटी सी समरी लिखवा देती हूँ। याद इसमें तुम्हें सारा ही करना है, क्योंकि इसमें कुछ ऐसा है ही नहीं कि जो तुम याद ना कर पाओ, सब कुछ ही है। और मेन तुम्हारे कीवर्ड ये झलकने चाहिए कि दो कंडीशन तो प्रेजेंट होनी ही होनी चाहिए। ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखना शुरू कर देते हैं, क्योंकि तुम्हें भी पता है जहाँ पे मैं चीजें बना के नहीं लाती वहां पे तुम्हें समरी बनवा देती हूँ। यहाँ पे प्रोक्सीमेट कोज होना चाहिए। क्रैकर शॉप का एग्जांपल लिख लो, क्रैकर शॉप। ठीक है, बम की वजह से आग लग गई।
इग्निशन टेम्परेचर में मैंने कोल्ड स्टोरेज का एग्जांपल दिया था, स्टाफ नेग्लिजेंस, कोल्ड स्टोरेज, स्टाफ नेग्लिजेंस या इग्नोरेंस। वो स्विच ऑन करना भूल गया था ना कोल्ड स्टोरेज सिस्टम का, वो लिख लिया, तो इस केस में नहीं मिलेगा। ठीक है, फिर उसके बाद फंडामेंटल प्रिंसिपल्स, इसमें हम क्या लिख रहे थे, पहला प्रिंसिपल है इंश्योरेबल इंटरेस्ट। हम क्या करते जा रहे हैं, बस जो अपना इंट्रोडक्शन वाला पार्ट था ना इंश्योरेंस का, उसी से वर्ड्स उठा रहे हैं और अलग अलग इंश्योरेंस के टाइप में फिट करते जा रहे हैं। यहाँ पे तुम्हें स्मार्ट बनना पड़ेगा। अगर तुमने पहले अच्छे से पढ़ा है ना, तो तुम आगे आने वाले टॉपिक्स को अपनी लैंग्वेज में मोल्ड कर पाओगे, क्योंकि तुम्हें ना टर्मिनोलॉजीज पहले से ही पता है। यानी कि यहाँ पे ऐसा नहीं है कि तुम हर चीज हर लाइन याद करने बैठोगे। यू हैव टू बी स्मार्ट इनफ कि तुम्हें पता होना चाहिए ये चीज तो मैंने पहले ही पढ़ लिया, बस अब इसका इतना पार्ट मुझे यहाँ पे लिखना है। ठीक है, इंश्योरेबल इंटरेस्ट हो गया। देन उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा अटमोस्ट गुड फेथ। जिसको बहुत ज़्यादा डिटेल में देखना है तो उसके लिए मेरी यूट्यूब वीडियो भी अवेलेबल है, प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस के नाम से। 2 सेशन लिए थे मैंने, ठीक है, हाफ हाफ आवर के, उसमें सारे मैंने बिल्कुल एग्जाम्पल दे दे के कवर किए थे, तो वहां से देख सकते हो। देन उसके बाद है इंडेमनिटी। देन उसके बाद है फायर। फायर शुड बी प्रोक्सीमेट कोर्स, या इसको लिखो प्रोक्सीमेट कोर्स। ठीक है, जिसमें हमने अगर याद हो तो परील्स के बारे में पढ़ा था कि कंडीशंस तुम्हारे कॉन्ट्रैक्ट में लिखी होती है, वो चीज़ पढ़ी थी। तो यहाँ अपना फायर इंश्योरेंस खत्म हो जाता है, रिवाइज करके आना।